सीधी आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिगत रखते कलेक्टर एवं जिला निर्वाचक अधिकारी श्री साकेत मालवी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा आदर्श आचार संहिता लगाने के पश्चात से ही जिला के समस्त थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत संघन वाहन चेकिंग तथा वाहनों के अनाधिकृत वाहन पट्टिकाएं हटाने की कार्यवाही कराई जा रही है। कलेक्टर श्री मालवी ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट, आवश्यक दस्तावेज न होने, बिना हेलमेट एवं 3 सवारी 4 सवारी वाहन, बिना सीट बेल्ट एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, अनाधिकृत रूप से मोटरयान के ऊपर लाल, नीली, पीली बत्ती या सायरन हूटर उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक घूमते हुए व्यक्तियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर वैधानिक कार्यवाही करें। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वर्मा ने अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का आवागमन, अवैध मादक पदार्थ, हथियार के अवैध परिवहन, यातायात उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उसके साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राहुल धोटे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। धन्यवाद। राजनीतिक कार्यक्रम, फोटोग्राफ और ऐसा कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होना चाहिए जो राजनीतिक रूप से प्रभावित करता हुआ पाया जाता हो। इसको हटाने की कार्रवाई की जानी है। ये 24 घंटे में जिला प्रशासन और चारों विधानसभा क्षेत्र में आरओ और उनके नेतृत्व में पूरी टीम अपने कार्यों में लग गई है। बाकी 48 घंटे में हमें सभी सार्वजनिक स्थानों में इसी प्रकार से संपत्ति विरूपण संबंधित अन्य जो कार्रवाइयां होती हैं उसको किया जाना है। उसको भी साथ साथ प्रारंभ कर दिया गया है। 72 घंटे के अंदर निजी प्रतिष्ठानों में वैसे मुख्य रूप से राजनीतिक प्रतीक चिन्हों को व्यक्त करने वाले पोस्टर हों, बैनर हों इत्यादि हों, उनमें अगर संबंधित निजी जो संपत्ति है उसके स्वामी की सहमति अगर नहीं है तो उसको भी हटाया जाना है। अगर सहमति है तो वो रहेगा, लेकिन जब संबंधित राजनीतिक दल के कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे तो फिर वो कैंडिडेट के खर्चे में भी उसके इक्विवेलेंट अमाउंट को इसमें ऐड किया जाएगा। तो मुख्य रूप से अभी प्रारंभ में ये सारी कार्रवाइयां करनी है। अब क्योंकि आचार संहिता प्रभावशील है तो बाकी सभी जो व्यय के संबंध में आम नागरिकों के द्वारा इतना कैश डिलीवरी की जा सकती है, लेके चला जा सकता है, ये सब चीजें भी प्रभाव में आ गई हैं। तो हमारे जो इसके लिए मुख्य रूप से शासन के और पुलिस विभाग के जो अधिकारी गण हैं वो तो हैं ही, इसके अतिरिक्त जो FST फ्लाइंग स्क्वाड बुलंदस्ता और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम SST जो है वो भी प्रभावशील हो जाएंगी आज से। मुख्य रूप से इंटर स्टेट अर्थात अंतरराज्यीय जो बॉर्डर है हमारे, वहां पे जो नाके हैं वो ज्यादा प्रभावशील होंगे। अंतर जिला जो नाके हैं वो ठीक है, चेक पॉइंट के लिहाज से वहां पे भी चेकिंग की जा सकती है, लेकिन उसमें चूंकि अन्य जिले अपने अपने साइड में उस चेक पॉइंट लगाते हैं तो वो भी हमारे SST के लिहाज से प्रभावशील हो जाएंगे। ज्यादा फोकस हमारा अंतरराज्यीय नाकों पे रहेगा। कैश लेके चलने की लिमिट वही 50,000 रुपए की रहती है। 50,000 रुपए तक आपको उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि हम क्यों लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। 50,000 से ऊपर अगर कोई कैश लेके चलते हुए पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं, आपको नहीं पता चला या नहीं पाए गए तो अलग बात है, तो उसके लिए फिर वैलिड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, अदरवाइज फिर उसको जब्त किया जा सकता है। और जब वो वैलिड एक्सप्लेनेशन देंगे तब फिर उस जब्ती को रिलीज किया जाएगा। जब्त करने का अर्थ ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए राजसाफ हो गया। अगर तत्काल किसी के पास अगर एक्सप्लेनेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको जब्त किया जाएगा और अगर वो डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत करेंगे तो फिर उसको रिलीज किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय टीम काम करेगी। शिकायतों के लिए भी पूर्व में हमने चर्चा किया ही था। इसके लिए सी विजिल नाम का भारत निर्वाचन आयोग ने ऐप डेवलप किया है, उसके माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।
बाकी ईमेल और आरओ या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी उस शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। उस पर हम लोग शीघ्र ही जांच, संक्षिप्त जांच करके जो भी निर्णय होगा उसमें लिया जा सकेगा। मीडिया के लिए जो पेड न्यूज का मामला है उसके लिए भी जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो वो प्रतिदिन आज से कल सुबह से वो जो समाचार पत्रों में जो खबर आएंगी उसमें से कोई पेड न्यूज तो नहीं है, उसके बारे में आकलन करेगी। पेड न्यूज के बारे में राजनीतिक दलों या आम नागरिकों से जो शिकायतें भी प्राप्त होंगी, हो सकता है कि उन्होंने पेपर देखा हो लेकिन मीडिया कमेटी को नजर नहीं आया हो पूरा कि इसमें से कोई पेड न्यूज है, लेकिन अगर किसी और ने संज्ञान में लाया हो कि ऐसा इस पेपर में छपा है और ये पेड न्यूज की कैटेगरी में आना चाहिए, तो जिला स्तरीय कमेटी उस पर निर्णय करेगी और फिर अगर वो पेड न्यूज की कैटेगरी में आता है तो फिर तब संबंधी फिर उसमें कार्रवाई इनिशिएट करेगी जो आयोग के द्वारा भेज दिया गया है। बाकी सब यही है जो बाकी राजनीतिक जो 3 महीने जो मुख्य पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम हो, क्योंकि आगे आने वाला त्योहार भी है नवरात्रि का, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो शासकीय जो कार्यक्रम होंगे उसके अतिरिक्त जो भी कार्यक्रम होंगे उसके लिए बाकायदा अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से अनुमति संबंधित आरओ ही देंगे। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जो भी कार्यक्रम हो उसकी, और वही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अगर कोई राजनीतिक गतिविधि होगी तो जिस पार्टी की गतिविधि होगी उस पार्टी के संबंधित खर्चे में जोड़ा तो जाएगा ही, साथ में अनुमति निरस्त भी की जा सकती है। अगर जिसकी पूर्व से अनुमति नहीं दी गई है वैसी गतिविधियां अगर मिक्स की जाती है। सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसेस वगैरह पे राजनीतिक कोई भी कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी शासकीय कोई भी प्रीमाइस हो, शासकीय कार्यालय हो, शासकीय भवन हो, शासकीय परिसर हो, वहां कोई भी राजनीतिक गतिविधि कार्यक्रम पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई शासकीय परिसर का कोई इस्तेमाल करना चाहते हैं, भले वो राजनीतिक व्यक्ति को ना हो, तो उनको आवेदन करना पड़ेगा, अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी और उसको शुल्क जमा करना पड़ेगा। लाउड स्पीकर पे इसी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो। और बाकी भी चूंकि लाउड स्पीकर अगर कोई व्यक्तिगत रूप से भी अगर इस्तेमाल करता है, जनरली व्यक्तिगत रूप से तो बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में ही करते हैं, तो उसके लिए जब वो कार्यक्रम की अनुमति लेंगे तो उसके साथ भी ये शर्त भी उसके साथ लागू रहेगा। शासकीय कर्मचारी या वाहन जो राजनीतिक संवैधानिक पदों पे भी जो व्यक्ति आसीन है उनके लिए जो शासकीय कर्मचारी उपलब्ध कराए गए थे, चाहे पीए के रूप में हो या पीएस के रूप में हो, जो भी हो, वो सभी तत्काल प्रभाव से वापस किए जाएंगे। होपफुली अभी तक कर भी लिए गए होंगे, उसको एडीएम साहब एक बार चेक कर लीजिएगा कि सभी मुख्यालय रिपोर्ट कर दिए हैं। वाहन जो होंगे वो भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन यदि कोई संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और जिस शासकीय कार्यालय या जिस शासकीय निकाय का वो संवैधानिक प्रमुख है, इस आचार संहिता के दौरान उस कार्यालय या उस संस्था का कोई पूर्व निर्धारित या अन्य निर्धारित शासकीय कार्यक्रम होता है, उसमें फिर शायद उसको प्रयोग की अनुमति दी जाएगी शासकीय वाहन। लेकिन केवल घर से उस कार्यक्रम या कार्यालय तक पहुंचने का, फिर कार्यालय से घर तक जाने का, उसको लेके यत्र तत्र घूमने की अनुमति नहीं हो। अगर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका में अगर पूर्व से अगर कोई सामान्य सभा की बैठक निर्धारित हो, वैसे आचार संहिता में जनरली बैठकें होती नहीं है, लेकिन अगर पूर्व से निर्धारित हो और अगर रूल्स परमिट करता है उसको, तो उसमें जो आयोग के जो नियम भेद किए गए हैं और जो संबंधित अधिनियम जो उसमें करता है, उसके अनुरूप से व्यक्ति को भाग लेने की, बैठक में हिस्सा लेने की ये सब अनुमति होगी अगर होता है। तो अगर नहीं होता है तो खैर कोई बात ही नहीं है। बाकी तो सब लगभग मोटा मोटी जानकारी आप सभी लोगों के पास है ही। 1207 मतदान क्षेत्र हैं हमारे, 4 विधानसभा क्षेत्र हैं,
172 मतदान केंद्र हमारे सिंगरौली जिले में आएंगे। और जो हमारी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आज से आचार संहिता लागू हो गई है, तो आज से मतदाता सूची में कोई भी नाम डिलीशन के फॉर्म हम नहीं लेंगे। फॉर्म लेंगे बट डिलीट नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये 5 दिसंबर तक आचार संहिता लागू रहेगी, तो अब 6 दिसंबर से फिर उस पर कार्रवाई शुरू होगी। तो इस दौरान जो भी हमारे पास फॉर्म आएंगे वो हम फॉर्म लेते जाएंगे, बट वो पड़ा रहेगा, उस पर हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। नाम जोड़ने के फॉर्म 20 तारीख तक आएंगे, क्योंकि 21 तारीख को हमारा इलेक्शन का नोटिफिकेशन होगा गजट में, राज्य शासन का जो गजट है उसमें होगा। तो 21 तारीख से नॉमिनेशन प्रारंभ होगा हमारा, तो और 31 तारीख है 30 तारीख नॉमिनेशन, 30 तक है नॉमिनेशन भरने की अंतिम तिथि। तो 30 से 10 दिन पहले मतलब 20 तारीख तक हम नाम जोड़ने के आवेदन लेंगे, नाम जोड़ेंगे मतदाता सूची में, और वो उस मतदाता सूची के अलग से एक पेज पे इस तरह से सर्टिफाइड पेज रहेगा, आरओ या एआरओ के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। तो मूल जो 4 तारीख को मतदाता सूची जारी हुई उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। अब जो नाम जुड़ेंगे वो अलग से पन्ने पे उस पे चिपका हुआ रहेगा, ये भी सबको उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी शस्त्र जो है लाइसेंस वो भी निलंबित रहेंगे, केवल जिनको आवश्यक है उनको छोड़कर, जैसे सुरक्षा गार्ड में जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे निजी प्रतिष्ठान हो या सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, सरकारी गैर सरकारी या सरकारी जो भी हो। बाकी जो पुलिस विभाग के हैं, होमगार्ड हैं और अन्य विभागों के जो केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो हैं उन सब पे ये लागू नहीं होगा। अन्य लोगों में भी अगर किसी विशेष कारणवश किसी को लगता हो कि हमारा शस्त्र इस दौरान सस्पेंड नहीं होना चाहिए, तो वो आवेदन करेगा, उसको जिला स्तरीय समिति जिसमें कलेक्टर है, एसपी हैं, एडीएम है और एडिशनल एसपी हैं, ये उसके आवेदन पर विचार करेगी कि इनका जो आग्रह है कि सस्पेंड न किया जाए इस दौरान, उसमें कोई मेरिट है या नहीं। अगर मेरिट होगा तो हो सकता है कि उसको वेलकम किया जाए, मेरिट नहीं होगा तो उसको भी सस्पेंडेड रखा जाएगा 5 तारीख तक। अपना जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो संजय गांधी कॉलेज का वही पुराना जो परिसर है, पुराना नया जो भी कहते हैं उसको, पुराना परिसर वो है। वर्तमान में वहां पे राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ ईवीएम मशीन रखी हुई है। उन मशीनों को हम राजनीतिक दलों की उपस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त करके हम अन्य 2 कक्ष में उसको शिफ्ट करेंगे। आजकल में उसकी सूचना भी आप लोगों को देंगे, जो तिथि और दिन तय किया जाएगा। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग से मेरी चर्चा हो गई थी, एक बार आप फॉलो कर लीजिएगा तो अनुमति आ जाएगी। हाँ, उन्होंने कहा था आज के बारे में कि आज के जगह एक बार बात कर लीजिए। शिफ्ट करेंगे तो वो हमारे चारों विधानसभा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम खाली हो जाएगा। उसमें हम वेयर हाउस से रेंडमाइजेशन करेंगे, फर्स्ट रेंडमाइजेशन, उसके बाद सारी मशीनों को विधानसभा वाइज मिलान करके वहां पे शिफ्ट करेंगे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में, आप सभी की उपस्थिति में। जो ट्रेनिंग के लिए जो मशीन है वो सबको मंगवा दीजिएगा आज ही राजनीतिक दलों की उपस्थिति में। ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए हमारे 60 ईवीएम मशीनें बाहर हैं, स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर है चारों विधानसभा क्षेत्र में। वो सब आज ही हम वापस बुला के और उसको यहीं पे वेयर हाउस में जिला निर्वाचन अधिकारी के कस्टडी में आ जाएगा। इसके बाद कोई भी ईवीएम ट्रेनिंग के लिए बाहर नहीं जाएगा। केवल जब पीठासीन अधिकारियों और पोलिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा तो उस प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनिंग के लिए मशीनें निकाल के दी जाएगी। इसके अलावा और कहीं अब ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए मशीन नहीं जाएगी। जो मॉक पोल अभी तक हुए हैं ट्रेनिंग और अवेयरनेस के दौरान, इस दौरान सभी जो वीवीपैट से पर्ची निकली थी उस सबको हमने नष्ट कर दिया है। गजेटेड ऑफिसर, मिनिमम नायब तहसीलदार रैंक के ऑफिसर के सर्टिफिकेशन के तहत। तो आज के डेट में कोई भी ऐसी पर्ची नहीं होनी चाहिए
जिसमें कि हालांकि वो सिंबल भी अलग है, फैंसी सिंबल है और डमी टाइप का है और उसमें डेट भी अलग है, लेकिन ये कहीं किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, मिलना ही नहीं चाहिए। पूर्व के वर्षों में कई जगहों पर ऐसा हुआ था कि इस तरह के मॉक पोल कभी ऐसे होता है कि लोगों को चुटका रख लेने का, वो देखा और फिर निकाल के रख लिया और बाद में चुनाव के दौरान कहा गया ये तो सितंबर में ही वोटिंग हो गई थी, ये जगह पर्ची, एक पर्ची निकाल के उसको दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितनी जिस डे में मॉक पोल निकलता है उसी दिन नष्ट किया जाता है। इसकी भी सारी संख्या हमने नोट किया है, उसको कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा कि अभी तक कितने मॉक पोल हुए थे, कितने पर्चियों को हमने नष्ट कर दिया था उसी दिन, सेम डे। और ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन मिला के नष्ट करना, सेम डे नष्ट करते जाना है उसको और सर्टिफाई करना है। तो आज के डेट में वीवीपैट की कोई पर्ची नहीं है। जब ये ट्रेनिंग अवेयरनेस भी होगा पीठासीन अधिकारियों का, केवल पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अधिकारियों का जो भी होगा, जितनी बार भी होगा, तो उनको फिर हम ट्रेनिंग देंगे ईवीएम से। उस दौरान में जो भी पर्ची निकलेगी उसको भी उसी दिन सेम डे नष्ट करेंगे, तो कोई भी पर्ची हमारी बाहर नहीं पाई जाएगी। वाहनों, जुलूस, बाकी सब चीजों का अनुमति लेना पड़ेगा। खर्चा की सीमा आप सभी जानते हैं 40 लाख है प्रति कैंडिडेट। कोई भी ये सारी चीज हो, गाड़ी हो, पर्चा हो, पोस्टर हो, बैनर हो, ये सभी चीज खर्चे में जाएंगे अगर कैंडिडेट से जुड़े हुए कोई भी प्रचार होते हुए पाए जाते हैं, कोई सब रहेगी। तो मुख्य रूप अभी यही बिंदु है। फिर नॉमिनेशन वगैरह जब 21 तारीख से शुरू होगा तो उसके पहले एक बार फिर बैठेंगे, फिर उन सबसे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए फिलहाल मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। इसमें अगर कुछ सुझाव हो, कुछ आशंका हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ समाधान हो, उसके बारे में फ्लोर ओपन है।